हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए सॉरी कि आज आपको मोटिवेशन थॉट नहीं मिल पाएगा। कल से आपको रेगुलर पूरी क्लासेस जैसे रहती हैं वैसे ही रहेंगी। चलिए अपन सेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इंडिया इनवाइटेड टू होम ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2022। ठीक है, आप जानते हो कि इंडिया का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है इसमें हर साल इंडिया किसी ना किसी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाते ही है। तो इस बार जो 2022 है, इस बार इंडिया ने किसको इनवाइट किया है? ठीक है, हिंदी में देखिए 2021 में किसको चुना है? एससीओ, सेंट्रल एशिया, सार्क या आईएसए। ठीक है, तो इस बार जो इंडिया है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो हेड हैं, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन कंट्री आप जानते होंगे, जो कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके हेड ऑफ द स्टेट्स को इस बार बुला रही है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, सर रिपब्लिक मीन्स क्या होता है? ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, आप जानते होंगे इंडिया में दो होते हैं, एक तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और एक हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट भारत का कौन है? प्रेसिडेंट। और एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर है। तो जो हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड है। हाँ, हालांकि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टेड होता है, मगर वो इलेक्टेड है। ठीक है, तो वो गणतंत्र है। तो इंडिया अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हर साल मनाती है। तो इसी साल भी अपन 2022 में 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो इसी साल इंडिया ने जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके जो हेड ऑफ द स्टेट है उनको बुलाया। ये देखिए, इंडिया प्लान्स टू इनवाइट 5 सेंट्रल एशियन प्रेसिडेंट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ठीक है, हर साल अपन किसी ना किसी को बुलाते हैं। इसी तरीके से 2021 में अपन ने जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है उनको बुलाया था, मगर कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए उन्होंने बोल दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो कोविड के काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे जब सेकंड वेव चल रही थी इंडिया में। ठीक है, तो इस बार कौन आ रहा है? इस बार सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ रही हैं। अब आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में देख लीजिए। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, जिनके पीछे भी जो तान लगा हुआ है वो आपकी सारी सेंट्रल एशियन कंट्री पड़ती हैं। 1991 में रशिया से बायफुर्केट हुए थे, आप जानते होंगे यूएसएसआर था, यूएसएसआर 1991 में उसका विघटन हुआ था। उसी के बाद 15 देश ऐसे निकले थे जिनमें से 5 ये सेंट्रल एशियन कंट्री निकली थी। सारी की सारी कंट्री कैसी हैं? आपकी लैंडलॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ से किसी ना किसी कंट्री के द्वारा घेरी गई हैं। जिनमें से उज्बेकिस्तान है, वो आपकी कौन सी है? डबली लैंडलॉक कंट्री है। डबली लैंडलॉक कंट्री मतलब जो पहले से ही लैंडलॉक है उसके अंदर भी लैंडलॉक कंट्री है। क्लियर? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पास्ट ईयर एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया है कि 2020 में कौन था जो रिपब्लिक डे परेड में सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट था। क्लियर? तो ऐसे आपसे पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टू कंट्रीज एग्री टू एंड हॉस्टिलिटीज ऑफ 70 ईयर। ठीक है, हाल ही में 70 साल से युद्ध चल रहा है। आप लोगों को नहीं पता होगा, मगर 70 साल से युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच में। उन्होंने हाल ही में बोला है कि हम अपने बीच के 70 साल की जो शत्रुता उसको खत्म कर देंगे। तो कौन से देश हैं जो अपनी 70 साल की शत्रुता को खत्म कर रहे हैं? हिंदी में देखिए, कौन से दो देश 70 साल की शत्रुता समाप्त करने पर सहमत है? नॉर्वे, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, चिली। ठीक है, सारी एक दूसरे की बॉर्डरिंग कंट्री हैं, तो इसमें से नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, अब 70 साल के से इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें आप जानते होंगे कि जो कोरियन पेनिनसुला है, नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया, साउथ में साउथ कोरिया मिलता है। तो इनके बीच में काफी ज्यादा युद्ध रहा था, क्योंकि ऊपर वाली कम्युनिस्ट कंट्री है, नीचे वाली कैपिटलिस्ट कंट्री है। ऊपर वाली का रशिया, चाइना सपोर्ट करते हैं और नीचे वाली का यूएसए सपोर्ट करता है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो इनकी विचारधारा थी, इन्हीं के ऊपर इनका युद्ध रहा। 1951 से इनका युद्ध चल रहा है और 2021 में इनके जाके युद्ध खत्म होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 70 साल होते हैं जो इनके बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है, पूरा मुद्दा क्या अपन एक बार अच्छे डिटेल में समझेंगे। ये देखिए, पहले नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया एग्री इन प्रिंसिपल टू एंड 70 ईयर्स आफ्टर मिलिट्री हॉस्टिलिटीज एंडेड। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया आप जानते होंगे कि जो कोरियन पेनिनसुला है, आपका नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया मिलता है और बीच में साउथ, फिर नीचे आपको साउथ कोरिया मिलेगा। ठीक है, ठीक है, साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है वो आपको 38 पैरेलल दिखता है और दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर। ठीक है, कभी भी यहाँ पे युद्ध हो सकता है, किसी को कुछ पता नहीं रहता कब यहाँ पे युद्ध हो जाए, कब यहाँ पे सीज फायर का वायलेशन हो जाए और एक दूसरे के बीच में युद्ध हो जाए। सबसे डेंजर जोन है पूरे वर्ल्ड में 38 पैरेलल, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है। तो क्या हुआ था, जब सबसे पहले आप जानते होंगे जो कोरियन पेनिनसुला था, इस पर जापान का पूरा कब्जा कर लिया था। जापान एक बहुत बड़ी इंपेरियल कंट्री थी, जिस तरीके से ब्रिटेन इंपीरियल कंट्री थी, उपनिवेशवाद था, उसी तरीके से जापान ने भी पूरा कोरियन पेनिनसुला को कैप्चर कर रखा था। जब यूएस ने इसके ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया हिरोशिमा और नागासाकी पे जापान के, तो जापान क्या वो डर के वो क्या कोरियन पेनिनसुला को छोड़ के चला गया। जब वो छोड़ के गया तो ऊपर वाले को तो रशिया ने कैप्चर कर लिया जो उस टाइम यूएसएसआर था, और नीचे वाले को आपका यूएसए ने। दोनों के बीच में आइडियोलॉजी डिफरेंस रहती थी, जो विचारधारा थी दोनों की डिफरेंस थी, तो दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा। ठीक है, तो 1951 से करेंटली इनका पूरा युद्ध चलता रहा और 2021 में बोला है कि हम अपने बीच में क्या कर लेंगे, शत्रुता खत्म कर लेंगे। क्यों कर लेंगे?
क्योंकि आप जानते होंगे साउथ कोरिया में इलेक्शन है और वहां के जो प्रेसिडेंट है मून जे इन, वो चाहते हैं कि मैं फिर से पावर में आ जाऊं, क्योंकि इनका जो मैनिफेस्टो था, जो इन्होंने बोला था कि मैं ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो शत्रुता है उसे खत्म करूंगा। तो अपने जो इलेक्शन इनके जो प्रॉमिस थे उसको पूरा करने के लिए अभी केवल साउथ कोरिया की तरफ से बयान आया है, नॉर्थ कोरिया ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया इस विषय में, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा था। क्या मुद्दा था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पूछा जाता है कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, तो आप जानते होंगे कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पैंगयोंग है और साउथ कोरिया की सियोल, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ कोरियन वॉन चलती है क्या करेंसी, और यहाँ पे साउथ कोरियन वॉन, क्लियर। तो ये पूरा मुद्दा था, ये पूरा कोरियन पेनिसुला आप देखिए, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फिर अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले इंग्लिश में देखिए फिर हिंदी में मिलेगा। इंडिया रिसेंटली इंडिया लॉस्ट द डिस्प्यूट ओवर सब्सिडी ऑफ विच प्रोडक्ट एट द डब्ल्यूटीओ, ठीक है। तो आप हिंदी में देखिए, अपन इसको डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत ने विश्व व्यापार संगठन में किस उत्पादन की सब्सिडी पर विवाद हार गया है? ए शुगर के ऊपर, बी बीट के ऊपर, सी राइस के ऊपर, या डी ओनियन के ऊपर, ठीक है। आप जानते होंगे जो विश्व व्यापार संगठन है या जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसमें क्या होता है, हर कंट्री मेंबर है और जो हर कंट्री इसके मेंबर है, जो इसके एग्रीमेंट होते हैं उस एग्रीमेंट को मानने के लिए बाध्य होते हैं। इसी तरीके से उसका एक एग्रीमेंट है जिसे अपन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो उसको मानना कंपलसरी है इंडिया, क्योंकि इंडिया डब्ल्यूटीओ का सिग्नेटरी है, ठीक है। तो पूरा मुद्दा क्या आप देखेंगे अपन, तो शुगर के ऊपर भी इंडिया केस हार चुका है यहाँ पे डब्ल्यूटीओ में। इंडिया लॉसेस डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट ओवर शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी, ठीक है। इंडिया क्या अपनी शुगर की एक्सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करते हुए ये सब्सिडी देता है। तो सब्सिडी क्या होता है, एक लिमिट से ज़्यादा आप दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इंडिया ने क्या एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो इसका एक एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ का, उसको माना हुआ है। तो उसमें रहता है कि 3 टाइप की सब्सिडी रहती है, एक आपकी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी रहती है, दूसरी एम्बर बॉक्स रहती है और तीसरी ब्लू बॉक्स रहती है। जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी रहती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी ऐसे जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होती हैं, आप जो बीज हैं उनके उत्पादन में के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप दे सकते हैं सब्सिडी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है कि आप क्या करते हैं, ब्लू बॉक्स होती है, मतलब आप अच्छी सी रोड बना रहे हैं या फिर आप जो इंश्योरेंस वगैरह दे रहे हैं फार्मर्स को, जैसे कि भारत में आप जानते होंगे पीएम किसान मिलता है, किसान सम्मान निधि मिलती है। तो ये भी माना जाता है कि ये भी जो ट्रेड को है या जो व्यापार है उसको प्रभावित नहीं करते, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। मगर जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती हैं, जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है, उन्हें बोला जाता है कि ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती है, मतलब जो व्यापार है इसको काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो इस टाइप की सब्सिडी आप नहीं दे सकते। मगर भारत ने क्या इसी टाइप की सब्सिडी दी गई है, इसी के लिए ब्राजील और आयरलैंड ने जाके केस किसके खिलाफ करा, इंडिया के खिलाफ, और इंडिया डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी में ये केस हार गया, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा डब्ल्यूटीओ के बारे में जान लेते हैं। 1 सेकेंड। एक सेकेंड। दिल्ली, ठीक है। तो चलिए डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप जानते होंगे डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, 1 जनवरी 1995 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। इससे पहले इसे गेट बोला जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। फिर बाद में 1995 में जो ट्रीटी हुई उसके साथ इसको क्या बोलने लगे, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिया इसका वन ऑफ द सिग्नेटरी मेंबर है और 164 प्रेजेंट में इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए डब्ल्यूटीओ, क्योंकि यूएन की वन ऑफ द बॉडी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन डिटेल में उसको भी डिस्कस करेंगे। विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द व्हाइट हाउस, ठीक है। अभी एक भारतीय को आप जानते होंगे, जो जैसे अपने राष्ट्रपति भवन है उसी तरीके से जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं वो व्हाइट हाउस में रहते हैं। तो व्हाइट हाउस के वन ऑफ द ऑफिसर के लिए एक इंडियन को चुना हुआ है, तो ठीक है। तो इन इंडियन का नाम क्या आपको ये बताना है, ठीक है। जो इंडियन है आप जानते होंगे काफी बड़ी बड़ी पोस्ट पे यूएस में काम कर रहे हैं, जैसे उसी तरीके से एक इंडियन को व्हाइट हाउस के हेड ऑफ द ऑफिसर्स में चुन लिया गया, ठीक है। तो हिंदी में देखिए पर अपन डिस्कस करते हैं। किस भारतीय अमेरिका को व्हाइट हाउस के प्रमुख के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है विवेक अग्रवाल, बी है गौरव गर्ग, सी है नीवेश गौड़, या डी है गौतम राघवन, ठीक है।
तो हाल ही में गौतम राघवन जी जो इंडियन अमेरिकन है, मतलब भारतीय मूल के अमेरिकन है, उनको व्हाइट हाउस का हेड ऑफिसर चुन लिया गया। मतलब पूरे जो व्हाइट हाउस है, जो राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति का भवन है, जिस तरीके से अपने राष्ट्रपति भवन होता है उसी तरीके से यूएस में व्हाइट हाउस होता है, तो उसका रख रखाव कौन करेगा? अब ये गौतम राघवन है, इनके अंदर किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए गौतम राघवन इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एडवाइजर एलिजिबिलिटी टू की व्हाइट हाउस पोजीशन। ठीक है, ये है। तो ठीक है, तो थोड़ा व्हाइट हाउस देख लेते हैं। ये आप जानते होंगे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनका निवास स्थान है ये। ठीक है, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था? 1800 में, 1972 में, 1972 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 1800, ठीक है, 8 साल के अंदर ये बन के तैयार हुआ था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी आपके लिए पूछा जा सकता है कि व्हाइट हाउस के आर्किटेक्ट कौन से? जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत का जितना भी ये पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है या राष्ट्रपति भवन, जो एडवर्ड लुटियंस के द्वारा बनाया गया है, उसी तरीके से जो व्हाइट हाउस है वो किसके द्वारा बनाया गया था? जेम्स हॉबन। ठीक है, जेम्स हॉबन थे, उनके द्वारा व्हाइट हाउस का आर्किटेक्ट किया था। ठीक है, जेम्स हॉबन्स। जिस तरीके से अपना एडवर्ड लुटियंस के द्वारा किया गया था, उसी तरीके से व्हाइट हाउस को जेम्स हॉबन्स के द्वारा किया गया था। क्लियर? 1800 में बनके तैयार हो गया था, 1792 में इसको बनाना स्टार्ट किया गया था। 8 साल लगे थे व्हाइट हाउस को बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच प्लेस इन इंडिया गेट द फर्स्ट एफएम रेडियो स्टेशन? ठीक है, आप जानते होंगे, बहुत से लोग आज भी अभी भी सुन रहे होंगे एफएम रेडियो। ठीक है, तो पहली बार भारत के किस शहर में रेडियो स्टैब्लिश किया जा रहा है? क्लियर? हिंदी में देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसे। हाल ही में भारत के किस स्थान को अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन मिला? आपका ऑप्शन है न्यू मोरे, बी है केप कॉमरिन, सी है लद्दाख, या डी है मजूली। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो बताइए किस जगह पे भारत का किस शहर का पहला रेडियो स्टेशन लगाया गया? ठीक है, तो हाल ही में लद्दाख का क्या बनाया गया? लद्दाख में अपना पहला रेडियो स्टेशन बनाया गया। ठीक है, आप जानते होंगे 2019 में जब जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया गया, तो लद्दाख और जम्मू करके आपको 2 यूनियन टेरिटरी मिली। तो लद्दाख में ही क्या बनाया गया? उसका पहला रेडियो स्टेशन बनाया गया। इंडिया में अभी 450 से ज्यादा रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, जैसे कि आप अभी भी सुनते होंगे, कभी 94.3 है, 91.9 है। इसी तरीके से जो रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी है, तो लद्दाख में इसको शुरू किया गया। ठीक है, तो ये देखिए, लद्दाख गेट इट फर्स्ट एवर एफएम रेडियो स्टेशन। पूछा जा सकता है आपसे कि अभी हाल ही में किस शहर में उसका पहला रेडियो स्टेशन मिला है? तो पहला रेडियो स्टेशन लद्दाख को मिल गया अपना। ठीक है, बड़ी बड़ी सिटीज में आप देखते होंगे जैसे दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, काफी रेडियो स्टेशन है। इसी तरीके से टोटल इंडिया में 450 रेडियो स्टेशन चल रहे हैं जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले रेडियो का स्टार्ट किया गया था 1977 में। इंडिया में सबसे पहले रेडियो का प्रचार प्रसार हुआ था। इसके बाद 2001 में इसको काफी ज्यादा बूस्ट मिला और इंडिया में जो एफएम काफी ज्यादा बड़े पैमाने पे होने लगा। एफएम का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं एफएम को। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को आप मॉड्यूल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप द जनरल कैटेगरी कमीशन? ठीक है, अभी तक आप जानते होंगे कि एससी एसटी के लिए कमीशन है, ओबीसी के लिए भी कमीशन हो गया, मगर अब किस राज्य सरकार ने बोला है कि हम जनरल कैटेगरी के लिए या श्रवण लोगों के लिए भी एक आयोग बनाएंगे? हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? आप ऑप्शन देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन देखिए, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। ठीक है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सीएम है, उन्होंने बोला है कि हिमाचल प्रदेश के लिए श्रवण लोगों के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। अभी तक आपने एससी के लिए आयोग सुना होगा, एसटी के लिए आयोग सुना होगा, और अन्य पिछड़ा वर्ग हैं जो ओबीसी है उनके लिए भी अब उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन वो मिल गया है। ठीक है, उसको भी संवैधानिक दर्जा मिल गया है। मगर अभी राज्य सरकार ने बोला है कि हम जो हमारे यहाँ श्रवण लोग हैं उनके लिए भी क्या बनाएंगे? जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी एक आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, हिमाचल टू गेट द जनरल कैटेगरी कमीशन। ठीक है, जनरल कैटेगरी कमीशन बनाया जाएगा। आप जानते होंगे आपके लिए एक नेशनल कमीशन फॉर एससी है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो संवैधानिक है, मगर ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, 3 तरीके के आयोग आपको दिखते होंगे जो जनजातियों से रिलेटेड है। एक आपका है नेशनल कमीशन फॉर एससी, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग है। एक आपका नेशनल कमीशन फॉर एसटी है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग है। और दूसरा आपका भी एक और हो गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी कमीशन बन गया जिसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। ठीक है, नेशनल कमीशन जो एसटी आपका 338, फिर नेशनल कमीशन फॉर एसटी 338B और 338 है, और नेशनल कमीशन जो बैकवर्ड क्लासेस है जो हाल ही में बनाया गया मोदी सरकार के द्वारा, उसको 338B में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसको भी अब क्या संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इससे पहले केवल ये बनाया जाता था। जैसे कि आप
जानते होंगे जो पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था, ये काका केलकर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसी के बाद आप जानते होंगे जो दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया वो आपके बीपी मंडल के द्वारा बनाया गया, जिसने 27% आरक्षण दिया किसको, अन्य पिछड़ा वर्ग को, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, याद रखना। हिमाचल प्रदेश अभी हाल ही में ऐसी राज्य सरकार बनी है जिसने बोला है कि हम श्रवण लोगों के लिए भी एक आयोग बनाएंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल हैज बीन सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते होंगे भारत के आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हें यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया किया था। इंडिया जो बहुत सारी रियासतों में बंटवारा, 500 से ज़्यादा रियासतें थी, उनको एक करके भारत बनाया गया, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हाल ही में बनाया गया। तो कौन सी भी बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी हाल ही में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 71st, 75th, 101st या 70th, ठीक है। तो हाल ही में 71वीं 71st एनिवर्सरी बनाएगी किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। तो ये देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 71st डेथ एनिवर्सरी, पीएम मोदी अमित शाह पे आयरन मैन ट्रिब्यूट, ठीक है। आप जानते होंगे ये आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते होंगे कि जो भारत के क्या आयरन मैन बोला जाता है, इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, कि इन्होंने 500 से ज़्यादा जो रियासतें थी उनको एक करके भारत बनाया, ठीक है। आज जो आपको भारत दिखता है वो किसकी देन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। उसी तरीके से 2018 में मोदी सरकार के द्वारा बोला गया कि जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, डेथ एनिवर्सरी तो इनकी कब है, आपने देखा अभी बनाई गई, ठीक है। उसी तरीके से जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 31 अक्टूबर को किस टाइप से मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे, एकता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। आप जानते होंगे भारत की जो सबसे बड़ी मूर्ति है, यहाँ की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है जो कि 182 मीटर है, ठीक है, जिसे अपन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है, ठीक है। नेशनल यूनिटी डे है इसलिए इसे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है या स्टैच्यू है वो किसमें, भारत में है, ठीक है। तो ये किसकी है, आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। तो इन्हें इन्हें वो भी बोला जाता है सिविल फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट, ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा क्या किया था, जो आपका जो भी रहते हैं सिविल सर्वेंट, जो प्रशासक होते हैं वो इन्हीं के द्वारा। आप जानते होंगे जो आईएएस की ट्रेनिंग एकेडमी होती है, जैसे जैसे सॉरी उसकी आपकी आईपीएस की, वो भी किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी, क्लियर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली मिथालिया मखाना हैज बीन गिवन जीआई टैग बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। आप जानते होंगे जिसे भौतिक संपदा कहते हैं, तो उसी में जीआई टैग मिलता है, ठीक है, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं, या हिंदी में अपन जिसे भौतिक संपदा कहते हैं, ठीक है। तो उसी में अभी मिथाली मखाना है, तो ये किस राज्य सरकार ने उसको जीआई टैग दिया है, हिंदी में देखिए, फिर अपन डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं। हाल ही में मिथाली मखाने को किस राज्य सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया, आपको ऑप्शन है आसाम, बी मणिपुर, सी नागालैंड या डी बिहार, ठीक है। तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जो मिथाली मखाना उसको भौतिक संपदा या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया है। अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, तो जैसे कि आप जानते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कोई बहुत अच्छा, जिसको बहुत अच्छा लिखावट होती है, जो कॉपीराइट करवा लेते हो आप, या किसी की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है तो उसका टैग होता है जिसे अपन ट्रेडमार्क्स कहते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं मतलब किसी की बहुत बौद्धिक संपदा होती है, उसके द्वारा काफी अच्छा सोचा गया और ऐसा कुछ किया गया। उसी तरीके से कि प्राकृतिक तौर पर किसी जगह पर कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसे अपन ज्योग्राफिकल टैग बोलते हैं, या उसे अपन भौतिक संपदा दी जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी हाल ही में किसको, जो बिहार का जो मिथाली मखाना है इसको दिया गया, मतलब इसकी अलग से ही वैरायटी है। जिस तरीके से आप देखते हो कि जो वेस्ट बंगाल में आपको दार्जिलिंग की टी मिलती है, ये दुनिया में बिल्कुल पेकुलर तरीके की केवल वही मिलेगी, ठीक है। उसकी कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। जीआई टैग मिलने के बाद कहीं कोई कॉपी करता है मतलब वो क्या करता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है उसका वायलेशन करता है, तो मतलब उसके ऊपर क्या लीगल केसेस हो सकते हैं। उनको बचाने के लिए और लोग उसको संरक्षित कर सके इसलिए उनको जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। तो हाल ही में किसको दिया गया, बिहार के मिथाली मखाने को दिया गया, ठीक है। तो ये किसके अंदर दिया जाता है, ये एक भारत सरकार का एक एक्ट है जिसे बोला जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है। 1999 में एक भारत सरकार के द्वारा कानून बनाया गया जिसे बोला गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, उसी के अंदर बनाया गया और उसी के अंदर इन सबको संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मिथाली मखाने किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि जीआई टैग से रिलेटेड फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ड्रोन फेयर, ठीक है। पहली बार किस सरकार के द्वारा हाल ही में ड्रोन फेयर बनाया गया। आप जानते होंगे जो ड्रोन होता है जिसे यूएवी बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तो उसका पहली बार मेला लगा, तो किस शहर में और किस राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया, हिंदी में देखिए फिर अपन डिस्कस करते हैं इसे।
किस राज्य सरकार ने पहला ड्रोन मेला आयोजित किया? पहली बार हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और अपने टाइप कैटेगरी का अलग ही टाइप का मेला है ये, तो इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने पहला ड्रोन मेला आयोजित किया? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप जानते होंगे जैसे अपन ड्रोन बोलते हैं, आजकल आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा सेरेमनीज होती हैं, चाहे वो मैरिज सेरेमनी हो या बर्थ सेरेमनी हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रोन से फोटोग्राफ भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो ड्रोन का मेला ही लगाया गया क्योंकि आजकल ड्रोन्स बहुत ज़्यादा आपके जो न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, अलग से भारत की एक ड्रोन पॉलिसी चलती है। ठीक है, और बोला जाता है कि जो फ्यूचर टैक्सीज होंगी वो ड्रोन के तरीके से यूज़ की जाएंगी। मतलब अभी तो आप बाय लैंड जाते हैं, अब बाय एयर आप लोग कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रोन के लिए एक मेला लगाया गया और भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये लगाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में ग्वालियर शहर में इसका आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये ड्रोन मेला लगाया गया था, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे ड्रोन्स को आप जानते होंगे यूएवी बोला जाता है, अनमैन एरियल व्हीकल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली रिमोट कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए 5 ड्रोन इक्वल टू सेटअप इन मध्य प्रदेश। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप जानते होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के उड़ान मंत्री या सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, उसी के अंदर ये ड्रोन आते हैं। ठीक है, ये देखिए ड्रोन फेयर इन ग्वालियर। ठीक है, किसान के लिए मित्र साबित होंगे ड्रोन। ठीक है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो होनरेबल सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, तो दिस इज फॉर द डे। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दिव्य दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।